Hello everyone, welcome back to our YouTube channel that is Nagging Studies of Group. Here we are again with our new topic from the chapter Lifelines of National Economy. प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में हमने रोडवेज को कंप्लीट कर दिया था, जहाँ पे मैंने उसका रिवीजन लास्ट क्लास में करवाया था। वैसे लास्ट क्लास के रिवीजन में ज़्यादा कुछ नहीं था, उनमें हमने जो क्लासिफिकेशन की है रोड्स की बेटा वो सिर्फ मटेरियल के आधार पर की है, तो उसके अनुसार आप देख लीजिए क्या था वो रिवीजन में। जैसे हमने क्या लिखवाया था, अकॉर्डिंग टू use of material according to use of material roads are classified into two types, that is metal road and unmetal। दो में डिवाइड किया गया है बेटा। एक हमारे कौन से रोड होते हैं, मेटल रोड, और एक हमारे कौन से होते हैं बेटा, मेटल रोड। अब देखो मेटल रोड जो होते हैं, सेकंड हमारे क्या होते हैं, अनमेटल। जो मेटल रोड्स होते हैं, उन मेटल रोड्स में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, या तो सीमेंट का इस्तेमाल किया गया हो, या फिर आपने उनको कंक्रीट का इस्तेमाल किया है, फिर आपने बिटून ऑयल का इस्तेमाल किया है, इसलिए इनको बोलते हैं ऑल वेदर रोड्स। और एक हमारे होते हैं अनमेटल रोड, जिसमें ऐसा कुछ नहीं होता, दे आर नॉट ऑल वेदर रोड्स, नॉट ऑल वेदर रोड्स एंड कैन नॉट यूज्ड इन रेनी सीजन। इसमें नहीं इस्तेमाल कर सकते बेटा हम इनका, रेनी सीजन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये हमारे कौन से रोड्स आते हैं बेटा, ये हमारे आते हैं बेटा मेटल रोड और अनमेटल रोड। कैसे आते हैं, मेटल रोड और अनमेटल रोड, जिनका इस्तेमाल हम सारे के सारे रेनी सीजन में भी इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उनको क्या बोलते हैं बेटा, हम अनमेटल। तो ये था बेटा लास्ट में। तो बेटा मटेरियल रोड के अनुसार, मटेरियल रोड होता है बेटा यूज ऑफ मटेरियल के अनुसार जो रोड्स होते हैं उनको क्लासिफाई किया गया टू टाइप्स ऑफ रोड्स में। एक है मेटल रोड्स और एक है अनमेटल रोड। मेटल रोड जो होते हैं बेटा उनको सीमेंट, कंक्रीट और बिटुन कोयल का, तो ये ऑल वेदर रोड्स होते हैं। लेकिन जो अनमेटल रोड होते हैं ये ऑल वेदर नहीं होते, उनको रेनी सीजन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इस क्लास में हम क्या स्टार्ट करने वाले थे, रेलवे। इंडिया रेलवेज हैज सफर्ड ओवर ए लेंथ, तो इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, 6666868687। ये ध्यान रखना बेटा, इतने में हमारी क्या वैल्यू हुई है बेटा, और ये हमारी क्या बेटा, ये रूट लेंथ है बेटा। ये क्या हमारी रूट लेंथ है, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में भी आपकी यहीं पे बनी रहेगी, तब पता लगता है रूट लेंथ किसकी बेटा, ये रेलवेज की। ये रेलवेज की कैसी लेंथ है, रूट लेंथ है बेटा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये हमारी जो लेंथ है वो किस तरीके की है, रूट लेंथ है इसकी, हमारी रेलवे की। तो रूट लेंथ ऑफ रेलवे क्या है हमारे बेटा, ये हमारी कितनी, 666687, 66,687। तो ये हमारी क्या बेटा, रूट लेंथ है किसकी, हमारी रोडवेज की। तो आगे चलते हैं। अब देखिए, ये हमारा फैला हुआ है बेटा पूरा का पूरा रेलवे, दिख रहा है आपको, दिल्ली है, अमृतसर, बहुत जगह, तो पूरी हमारे कंट्री में ये रेलवे इस तरीके से फैली हुई है। आप किसी भी साइड ले लो, आप चाहे ले लो ईस्ट साइड, देखो यहाँ ईस्ट साइड में सम प्रॉब्लम्स है। अब ये प्रॉब्लम्स क्या है, अब हमें दिख रहा है इस एरिया में भी, इस एरिया में भी, यहाँ पे भी थोड़ी कम हो जाती है फिर, हिली एरिया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। क्योंकि देखो, अगर जो माउंटेन एरिया है ना बेटा, जो कौन सा एरिया आपका माउंटेन का एरिया है ना,
उसमें ना रेलवे जो होती है ना वो डिफिकल्ट हो जाती है कि आपको पहाड़ों को काटना पड़ता है, पहाड़ों को काट कर फिर आगे आपको बिछाना पड़ता है, लेकिन रोड आसान होते हैं, रोड वगैरह तो बन जाते हैं रेलवे के मुकाबले। ये हमने रेलवे को जब भी पढ़ा था तब भी हमने पढ़ा था कि रोड्स जो होते हैं रेलवे से ज़्यादा इकोनॉमिकल होते हैं और ईजी भी होते हैं पोजीशन में। तो इसीलिए जो पहाड़ी इलाका होता है ना वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, वहाँ पे जैसे पत्थरों को काटना, फिर पत्थरों को काट कर उसको साफ करना, फिर रेलवे लाइन को बिछाना, या कई बार ऐसा हो जाता है कि टनल बनाने पड़ते हैं। टनल कैसे बनते हैं, एक पहाड़ को बिल्कुल बीच से काटना पड़ता है जब जाके टनल बनाए जाते हैं। तो बीच बीच में ऐसा बिल्कुल काटना और उसके बीच से टनल बनाना ही मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जिस प्रकार से रोड तो चारों तरफ से चढ़ जाता है बेटा। चारों तरफ का मतलब क्या होता है कि एक स्लोप में एक पत्थर की तरफ चारों तरफ रोड घुमा के हम उसके ऊपर जा सकते हैं। लेकिन एक ट्रेन को ऊपर ऐसे चढ़ाना, घुमा के चढ़ाना, ऐसे में ना बेटा बहुत ज्यादा मुश्किल, बहुत ही ज्यादा एफर्ट का काम होता है। तो इसीलिए ज्यादा पहाड़ी इलाके जहाँ होते हैं बेटा वहां पे प्रेफर किया जाता है, किस चीज को प्रेफर किया जाता है बेटा, रोडवेज को प्रेफर किया जाता है। तो दैट्स वाई आपको जो ये एरिया दिखाई दे रहा है, ये आपको एरिया दिखाई दे रहा है ना, तो ये यहाँ पे ये एरिया है, ये वाला एरिया, ये सारा आपका माउंटेनिंग का एरिया है। तो इसीलिए रेलवे आपको यहाँ पे कम दिखाई दे रही होगी इस एरिया में। मैं आपको इसको रेड पेन से भी करके दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको कौन सा एरिया बेटा माउंटेनिंग का एरिया है। तो यहाँ पे जो ये एरिया दे रखा है ना बेटा, ये सारा कैसा है, ये सारा आपका माउंटेन का एरिया। ये माउंटेन्स है बेटा, यहाँ पे हिमालयाज है प्रेजेंट करता है। तो ऐसे एरिया में रेलवे लाइन को बिछाना बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इससे आगे चलते हैं, हम देखते हैं आगे क्या बताना चाह रहा है बेटा ये हमें, उसके हिसाब से हम आगे करेंगे अपना क्वेश्चन। देखिए रेलवेज सिक्स सिक्स एक होता है मल्टीपल गोज की होती है बेटा। तो रेलवे की जो पटड़ी होती है बेटा उसके अनुसार गोज बोलते हैं उसको, डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो इसमें 3 टाइप दे रखे हैं बेटा। एक होती है ब्रॉड गाज, ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ाई ज्यादा होती है। एक होती है मीटर गाज जो मीडियम होती है। एक होती है नैरो गाज जो बिल्कुल छोटी होती है। तो हमारी इस हिसाब से हमारी रेलवे को 3 तरीके में बांटा गया है। एक तो है बेटा ब्रॉड, सबसे ज्यादा कितना है बेटा मल्टीपल गाज में, 1.676, ये तो सबसे ज्यादा है। फिर मीटर वाली तो याद रह जाएगी, वो 1 मीटर है ना बेटा, ये याद रह जाएगा हमें, होती है। फिर तीसरे वाली जो मुश्किल याद रखनी 762 और 0.610, ये याद करना पड़ेगा बेटा आपको। जो ये हमारा होता है सबसे ज्यादा सबसे मोस्ट होता है, इसको बोलते हैं ब्रॉड गाज, इसको बोलते हैं मीटर गाज, और इसको क्या बोलते हैं बेटा डेप्थ गाज। तो हमारी जो है ना, जो हमारे मल्टीपल गज है इसमें आप लिखोगे 3 टाइप्स ऑफ गज का हम इस्तेमाल करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ गज का लिया गया है बेटा इस्तेमाल जिसका करते हैं। एक तो हमारा है, और इसकी जो लेंथ है बेटा पूरी की पूरी हमारी रेलवे लाइन की जो लेंथ है, मैं एक बार और रिवाइज करवा रहा हूँ, रेलवे लाइन की जो पूरी की पूरी लेंथ है वो कितनी है, 6687 66,687 किलोमीटर है। तो ये हमारे आ जाते हैं मल्टीपल गोज, हमारे इफेक्ट आ जाते हैं। इसमें हमारे कौन कौन से थे ध्यान रखना बेटा, इसको मैं फिर दोबारा लिखा हूँ 1.676 और 0.76 जो हमारा नेट बीच वाला तो याद रखिएगा। द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री हैज बीन डिफरेंट बाय द फिजियोग्राफिक। तो रेलवे लाइन जिसके द्वारा ना डिफरेंट डिफरेंट जिसके द्वारा हमारी रेलवे लाइन, देखो जो रेलवे लाइन होता है ना, जो डिफरेंस हमारा जो इम्पैक्ट करता है, जो इन्फ्लुएंस करता है इसके डिस्ट्रीब्यूशन को, वो तो एक तो है बेटा फिजियोग्राफिक, सबको अलग अलग से समझेंगे। फिजियोग्राफिक है, सेकंड में क्या है बेटा इकोनॉमिक है, और थर्ड क्या है बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव। अब देखो फिजियोग्राफिक है, इकोनॉमिक है, और क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव है। तो इसमें हम इस तीन समझ को इसको समझने की कोशिश करेंगे कि फिजियोग्राफिक में तो क्या होता है भाई, माउंटेन का एरिया है। जैसे एरिया कैसा है, किससे रिलेटेड है बेटा, ये माउंटेन है या प्लेन्स है या प्लेटू है, ये कैसा है, इसका फिजियोग्राफिक इज रिलेटेड टू एरिया, इससे रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू एरिया से रिलेटेड होता है। तीसरा इकोनॉमिक, मोर एक्सपेंसिव है, इसको एक्सपेंस क्या लगता है बेटा, एक्सपेंसिव है बेटा, कितना एक्सपेंस लगने वाला है,
तो रेलवे लाइन क्या होती है, एक्सपेंसिव लैंड। और ये रिलेटेड टू ऑफिस वर्क होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है, रिलेटेड टू ऑफिस वर्क होता है बेटा। इसमें काम करने वाले कितने, तो ये तीन चीजें हैं जिनके ऊपर क्या है बेटा, हमारी रेलवे डिपेंड करती है। वन इज जियोग्राफिक, सेकंड इज इकोनॉमिक, थर्ड इज एडमिनिस्ट्रेटिव। थर्ड वाला कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेटिव है। हिसाब से हम कह सकते हैं बेटा इस सब के चीजों के ऊपर क्या है बेटा, ये हमारी डिपेंड करती है। ठीक है, अब आगे देखिए। तो लिखा क्या हुआ बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेटवर्क पैटर्न द कंट्री हैज बीन लार्जरली, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है बेटा ये किसके द्वारा, नंबर वन तो क्या है, फिजियोग्राफिक, नंबर वन है। नंबर टू क्या है बेटा हमारा, इकोनॉमिक। और नंबर थ्री क्या है बेटा हमारा, एडमिनिस्ट्रेटिव। थर्ड क्या है हमारा, एडमिनिस्ट्रेटिव। मतलब क्या बताइए, उसके द्वारा क्या होती है बेटा, अफेक्टेड होती है। क्या होती है, उसके द्वारा अफेक्टेड होती है। इन सब चीजों के द्वारा क्या होती है, अफेक्टेड होती है। देखिए क्या बोला था, नॉर्दर्न प्लेन, एक बार मैं इसको साफ कर देता हूँ बेटा ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। द नॉर्दर्न प्लेन्स विद वेरी वास्ट लेवल लैंड, लेवल का लैंड क्या बेटा, बहुत ज्यादा वास्ट है, हाई पॉपुलेशन है, रिच एग्रीकल्चर है, मोस्ट फेवरेबल कंडीशन के लिए। अब देखो फेवरेबल कंडीशन के लिए ये क्या बोल रहा है, ये मैं अलग इसलिए लिखता हूँ ताकि आप इंफॉर्मेशन को ना ब्रेक कर पाए बेटा, उस चीज का ध्यान रखना और उसको मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। सबसे पहली बात तो क्या है, वास्ट लेवल लैंड। वास्ट लेवल लैंड जो आपको दे रखा है इसका मतलब क्या है, अब इसमें देखो। और दूसरा क्या है, एग्रीकल्चर के रीजन है बेटा, एग्रीकल्चर के रिसोर्सेज हैं। और तीसरा क्या है, हाई पॉपुलेशन। देखो फेवरेबल कंडीशन में वास्ट लेवल लैंड का मतलब क्या है, इसका लेवल अच्छा है, इसका मतलब तो ये है, इसका लेवल क्या बेटा, बहुत ज्यादा अच्छा लेवल है, जो किसके कारण में क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा वास्ट लेवल है, इसलिए बोला गया है कि लेवल बहुत ज्यादा अच्छा है, ज्यादा कोई पहाड़ प्लेटो वगैरह नहीं है। दूसरा एग्रीकल्चर के रिसोर्सेज है, तो ट्रेन में से आपको फर्टिलाइजर वगैरह लेके आना है या दूसरी दवाई वगैरह पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड वगैरह लेके आनी है, इसलिए भी रेलवे की आवश्यकता है। तो यहाँ पे गुड्स के लिए ट्रेन मालगाड़ी जो होती है बेटा, उनको भी यहाँ से आना जाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे रेलवे की अच्छी आवश्यकता है। और दूसरा, यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसमें ट्रेन ट्रेन में भी पॉपुलेशन ज्यादा ट्रेवल करेगी, वो भी एक अच्छी कंडीशन है। अब देखो, अब ट्रेन में आदमी एक जाता है या 10,000 जाते हैं या 500 जाते हैं, देखो ट्रेन को तो आना ही पड़ेगा। अगर किसी समय पर वो बोल दिया गया है कि आपके ट्रेन का शेड्यूल ये है, तो ट्रेन तो पक्का आएगी। डज नॉट डिपेंड अपॉन, बस तो जैसे कम याद रही हो तो उसकी उसकी कैंसिल कर सकते हैं, उसकी जो मान ली रूट है बसेज वगैरह का है, अगर एक ही व्यक्ति है आज गोहाना से चंडीगढ़ जाने के लिए, तो बस का तो फिर भी एक दो दिन ऐसा ही चला तो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन रेलवे को ऐसे करना, कैंसिल करना सही नहीं रहता। तो अगर उसमें कम पॉपुलेशन रहेगी बेटा, उसमें ट्रेन में जो आपका फ्यूल है वो तो उतना ही लगने वाला है, तो वहां पे परेशानी हो जाती है ना। तो यहाँ पे हाई पॉपुलेशन के द्वारा ये बता रहा है, तो हाई पॉपुलेशन है, तो हाई पॉपुलेशन में यहाँ पे पैसेंजर भी क्या रहेंगे, हाई रहेंगे। पैसेंजर भी क्या रहेंगे, हाई रहेंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना बेटा, पॉपुलेशन अगर हाई है तो पैसेंजर भी क्या रहेंगे, बिल्कुल हाई रहेंगे। सेकंड, एग्रीकल्चर के रिसोर्सेज है तो क्या लेके आना पड़ेगा वहां पे, उसको फर्टिलाइजर वगैरह को लेके आना पड़ेगा, पेस्टिसाइड्स वगैरह को लेके आना पड़ेगा। और पेस्टिसाइड्स के अलावा यहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स वगैरह को भी लेके आना पड़ेगा। ये भी मेन दिक्कत है किसकी बेटा, रेलवेज की, तो इन चीजों को करना पड़ेगा। और तीसरा, वास्ट लेवल है, तो वास्ट लेवल का मतलब तो इजी है, इजी टू मेक रेलवे लाइन, रेलवे लाइन पॉसिबल। तो रेलवे लाइन को पॉसिबल बनाना उस काम पे वो क्या बेटा, इजी। तो इन चीजों से तीन चीजें होती है बेटा, दैट्स वाई हम बोल सकते हैं द नॉर्दर्न प्लेन्स विद देयर वास्ट लेवल लैंड एंड हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। वास्ट लेवल लैंड है, हाई पॉपुलेशन है और डेंसिटी है बेटा, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड रिच एग्रीकल्चर के रिसोर्सेज हैं, तो प्रोवाइड करते हैं मोस्ट फेवरेबल कंडीशन किस चीज के लिए बेटा, ग्रोथ के लिए। किसके लिए बेटा, ग्रोथ के लिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नॉर्दर्न जो प्लेन है बेटा, वो बिल्कुल अच्छे हैं किस चीज के लिए, आपकी रेलवे की कंडीशंस के लिए बहुत ज्यादा क्या है बेटा, वहाँ पे अच्छे हैं।
आइए आगे चलते हैं। However, a large number of rivers require construction of bridge across their wide bed pose some obstacles बेटा। तो उनके लिए क्या बोल रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ जो रिवर्स हैं बेटा रिक्वायरिंग कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है उनके ऊपर ब्रिजेस की वाइड बेड्स बहुत सम ऑब्स्टेकल्स के रूप में आ जाते हैं। वाइड बेड्स का मतलब जो नदी आपकी ज्यादा चौड़ाई वाली होती है तो उसकी वजह से वो उसको क्या चाहिए बेटा कंस्ट्रक्शन चाहिए। क्या चाहिए उसको कंस्ट्रक्शन किसकी ब्रिजेस की वगैरह वगैरह। और देर वाइड अपोज्ड क्या कर देते हैं बेटा सब ऑब्स्टेकल्स आ जाती हैं। क्या आ जाती है सब ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं जिसकी वजह से परेशानी होती है क्योंकि रेलवे के पुल बनाने पड़ते हैं बेटा उनके ऊपर से। तो दैट इज आल्सो प्रॉब्लम्स इन केस ऑफ रेलवे लाइंस व्हेन दे आर क्रॉसिंग ऑन फ्रॉम ए रिवर। रिवर के ऊपर से जब हो जाएगा तो ऐसा करना पड़ता है। अब एक बात पक्की है कि अब तुम बोलोगे सर ऐसे पुल तो फिर रोडवेज के लिए भी बनाने पड़ते हैं। लेकिन रोडवेज में तो बहुत सारी चीजें जाती है ना ट्रांसपोर्टेशन की इसमें बसेज हैं कार्स हैं। लेकिन रेलवे लाइन का तो बिल्कुल सेपरेट बनाना पड़ेगा वहां से और कोई कुछ नहीं जा सकता। रेलवे लाइन का सेपरेट बनेगा। टोटली वो किससे रिलेटेड होगा बेटा वो सिर्फ और सिर्फ रेलवे से रिलेटेड होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो रेलवे से रिलेटेड होगा तो उसके लिए वाइड बेड्स पे क्या बनाना पड़ता है हमें हमें डिफरेंट टाइप के क्या बनाने पड़ते हैं टूल्स वगैरह को बनाने पड़ते हैं। तो ये हमारे लिए एक स्पेशल प्रॉब्लम होती है। आगे देखिए। In the hilly terrains of the peninsular region, railway tracks are laid through low hills में and gaps और tunnels में बेटा hills के low में या फिर gaps है ना जो बेटा gaps और tunnels में से बनाए जाते हैं। तो ऐसे ये क्या बोल रहा है कि peninsular region में railway tracks are laid through low hills कैसे थ्रो बेटा लो हिल्स जहाँ पे वहां से रेलवे को बनाया जाएगा। और उसके अलावा लेड थ्रो लो हिल्स एंड गैप्स और टनल्स में किसमें कहाँ की बात हो रही है बेटा ये पेनिनसुलर रीजन की बात हो रही है जहाँ पे रेलवे ट्रैक्स को लेट थ्रू किया जाता है लो हिल्स के द्वारा बनाया जाता है। गैप्स और टनल्स में इन सब सारी चीजें वहां पे की जाती है। Himalayan mountain region too are unfavorable habitat for the construction of railway line due to their high relief, sparse population and lack of economic activity। इसके लिए बेटा lack of economic activity। एक मिनट रुकिए बेटा शायद कुछ आपका बीच में गड़बड़ आ गई थी तो ये देख लेते हैं बेटा एक बार। देखिए द हिमालयन माउंटेन्स जो है बेटा रीजन टू क्या हमारे लिए क्या है बेटा अनफेवरेबल है बेटा किस चीज के लिए फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइंस आई फेवरेबल एंड अनदर कंडीशन। बेटा एक मिनट के लिए वेट कीजिए। देखिए आप जस्ट a मिनट बेटा थोड़ा सा यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आप देखिए द हिमालयन माउंटेन्स regions too are unfavorable for the construction of railway lines due to the high relief। देखो अब क्या क्या चीजें दी है इसमें मैं आपको सब बताता हूँ। देखो सबसे पहला क्या बोला गया इसमें बेटा सबसे पहले इसमें बोला है हाई रिलीफ। पहला वर्ड क्या आया है हाई रिलीफ। सेकंड क्या है स्पार्स पॉपुलेशन। और तीसरा क्या बेटा लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। और इसके कारण ये रेलवे लाइन को क्या बना देता है बेटा अनफेवरेबल हो जाती है वो अनफेवरेबल फॉर द रेलवे रेलवे डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसने क्या क्या बात बोली है बेटा उसने बात बोली है तो हाई रिलीफ है स्पार्स पॉपुलेशन है लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है अनफेवरेबल फॉर द रेलवे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या हो जाती है बेटा वो अनफेवरेबल हो जाती है। तो हाई रिलीफ का मतलब क्या प्रेजेंट है बेटा वहाँ पे माउंटेन्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। आप रेलवे लाइन को अगर बिछाना होगा तो बीच में अलग अलग माउंटेन्स वगैरह आएंगी। माउंटेन्स वगैरह अगर बहुत सारी आएंगी तो उसके बाद क्या होगा माउंटेन्स को हमने या तो काटना पड़ेगा या उनके बीच से हमें टनल्स वगैरह बिछाने पड़ेंगे। अगर ऐसा हो भी जाता है तो यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है बेटा बिल्कुल स्पार्स है पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है। अब आप पैसेंजर ट्रेन चलाएंगे तो पैसेंजर ट्रेन में इतनी ज्यादा सवारी नहीं होगी कि आप ना प्रॉफिट एंड लॉस के बजाय आप लॉस में ही जाएंगे। उसका फायदा क्या है। और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी खाली है क्योंकि कुछ एरिया होते हैं बेटा पहाड़ी एरिया में जहाँ पे लोग रहते हैं और जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। बाकी सारे एरिया तो पहाड़ से ढके होते हैं बेटा वहाँ पे कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होती।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं हिमालयन माउंटेन रीजन्स जो है बेटा वो अनफेवरेबल है हमारे कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन के लिए। अगर रीजन कोई पूछेगा तो हम यही बताएंगे हाई रिलीफ है। स्पार्स पॉपुलेशन का मतलब पॉपुलेशन कम, स्पार्स का मतलब होता है बेटा कम होना, पॉपुलेशन का ज्यादा ना होना, कम होना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा स्पार्स बोलते हैं। और एक हमारा जो आगे है बेटा उसके बाद क्या है लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी क्या है बेटा बिल्कुल लेस है बेटा। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। लाइकवाइज इट वाज डिफिकल्ट टू ले रेलवे लाइंस ऑन द सैंडी प्लेन पे भी क्या हो जाता है बेटा मुश्किल हो जाती है। तो दो ही रीजन आ रहे हैं, एक रीजन तो आपका आ रहा है बेटा ये माउंटेन वाला, इस माउंटेन वाले की जो अलग अलग रीजन बताए हैं वो क्या बताए हैं, हाईली टेरेन क्या है बेटा, हाईली टेरेन है। नंबर दो क्या बताया बेटा स्पार्स पॉपुलेशन है, या स्पार्स पॉपुलेशन है। और तीसरी क्या बेटा लैक ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, लैक ऑफ क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये सब क्या है बेटा उस सब का मेन रीजन। लेकिन राजस्थान में क्या सैंडी प्लेन है बेटा, ये सारे क्या है बेटा, ये एरिया किसका बेटा, ये एरिया किसका है राजस्थान का। क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे सैंड प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज सैंडी प्लेन। क्योंकि वो मजबूती आपकी ट्रेन को नहीं मिल पाएगी बेटा, उस मजबूती ना मिलने के कारण बेटा यहाँ पे डिफिकल्ट होता है रेलवे लाइंस को स्पार्स तरीके से डालना। और स्वैम्प ऑफ गुजरात, और गुजरात की दलदल है बेटा जहाँ पे स्वैम्प्स हैं, स्वैम्प्स को क्या बोलते हैं बेटा दलदली एरिया होता है, क्या है यहाँ पे दलदल है। तो वहाँ पे भी क्या होगा बेटा मुश्किल होगा, वहाँ पे भी क्या होगा बेटा मुश्किल होगा, स्वयं को पूछना डिफाइंड डिफिकल्टी हमारे लिए क्या होगा बेटा डिफिकल्ट होगा। अब दूसरा ये क्या है बेटा सैंडी प्लेन ऑफ वेस्टर्न राजस्थान एंड स्वयं को गुजरात है बेटा, जो हमारे लिए क्या है बेटा डिफिकल्ट है। फॉरेस्ट्री ट्रैक ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड। तो एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और झारखंड के बेटा कौन से हैं बेटा, अब आपको पता मध्य प्रदेश में तो बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है। डिफिकल्ट टू रेलवे लाइन्स ऑन फॉरेस्ट्री ट्रैक्स जो है ना बेटा, जो फॉरेस्ट से ट्रैक है बेटा और मध्य प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, उड़ीसा के और झारखंड के। ध्यान रखना, एक तो पहले मैंने क्या बताया था हिमालय के टेरेन थे, वो थे क्या बेटा हिमालयन ट्रेन, हिमालयन टेरेन जो है बेटा वहां पे। और दूसरा क्या बेटा सैंडी प्लेन्स हैं, कहाँ पे हैं बेटा ये राजस्थान के हैं। और तीसरा क्या है बेटा मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है, क्या है बेटा राजस्थान। यहाँ पे भी क्या है बेटा डिफिकल्ट है, ये सारे क्या है बेटा यहाँ पे ये इनके मध्य प्रदेश उड़ीसा के इनके क्या फॉरेस्ट्री ट्रैक है बेटा, यहाँ पे इनके फॉरेस्ट्री ट्रैक है, वहाँ पे भी डिफिकल्ट है रेलवे लाइन को बिछाना बेटा। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं इस नाउ रेलवे लाइन इनटू 16 जोन्स में हमने अपनी रेलवे लाइन को बांटा है। तो ध्यान रखना बेटा कितने जोन्स हैं, 16 जोन्स हैं बेटा। और वो जोन्स कौन कौन से हैं बेटा, वो आपके डिफरेंट पार्ट्स में हैं। तो सबसे कंटिजियस स्ट्रेच ऑफ सह्याद्री कुड बी क्रॉस्ड ओनली थ्रू गैप्स और पासिस। तो हमारा जो कंटिजियस स्ट्रेच है ना सह्याद्री जस्ट बेटा कैसे हो सकता है बेटा, ध्यान रखना कौन सा कंटिजियस स्ट्रेच ऑफ सह्याद्री, कौन सा सह्याद्री, कौन से सह्याद्री गैप्स हैं। तो ये क्या हो सकते हैं इन गैप्स में के थ्रू गैप्स हो सकते हैं और या पासिस हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं पासिस जहाँ से ट्रेन को निकाला जा सकता है। इन रिसेंट टाइम द डेवलपमेंट ऑफ द कोंकण रेलवे अलोंग द वेस्ट कोस्ट, ध्यान रखना सबसे पहली बात तो किसकी आ रही बेटा कोंकण रेलवे जो था बेटा, जो हमारा कोंकण रेलवे था अलोंग विद द कहाँ पे था बेटा ये वेस्ट कोस्ट में, फैसिलिटेड विद द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर एंड goods in the most important economic regions of India बेटा। डेवलपमेंट कोंकण रेलवे अलोंग द वेस्ट कोस्ट हैज फैसिलिटेट, जो कोंकण रेलवे था ना उसने फैसिलिटेट किया, उसने फैसिलिटीज को प्रोवाइड किया एंड द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स को भी एंड गुड्स इन द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन ऑफ द इकोनॉमिक ऑफ इंडिया में। तो ये कोंकण रेलवे बहुत ज्यादा इसने अपना योगदान दिया किसमें बेटा रेलवे लाइन। इट हैज आल्सो फेस ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स सच एज सिंकिंग ऑफ ट्रैक, सिंकिंग सम स्ट्रेचेस और लैंडस्लाइड भी हुई। देखो प्रॉब्लम्स क्या क्या हुई, एक बार इसको साफ कर देता हूँ मैं। तो क्या क्या सिंकिंग भी हुई बेटा, क्या हुई सिंकिंग ऑफ ट्रैक्स भी हुआ,
इन सम स्ट्रेचेज में एंड लैंडस्लाइड्स भी बेटा क्या है लैंडस्लाइड ये प्रॉब्लम नंबर ऑफ प्रॉब्लम हमारी फेस की टुडे रेलवेज हैव बिकम मोर इम्पोर्टेंट इन द नेशनल इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट हो गए देन ऑल अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट पुट टुगेदर तो रेलवे इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर मैं सारे ट्रांसपोर्ट को मिला दूं ना तब भी रेलवे के साथ वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हाउएवर रेल ट्रांसपोर्ट सफर फ्रॉम सर्टेन प्रॉब्लम्स भी है बेटा वो प्रॉब्लम्स क्या है मैनी पैसेंजर ट्रेवल विदाउट टिकट तो कुछ साथ पैसेंजर जो किसके ट्रेवल करते हैं बेटा विदाउट टिकट के करते हैं ट्रेवल थेफ्ट्स एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी को करते हैं एज रियलिटी नॉट स्टॉप कंप्लीटली इसको स्टॉप नहीं हुआ है पीपल स्टॉप द ट्रेन पुल द चेन अननेसेसरली चेन को पुल कर देते और हैवी डैमेज हो जाता है बेटा रेलवे में और तीसरा क्या है बेटा आता है आपका पाइपलाइन क्या आता है आपका पाइपलाइन तो ये था बेटा आपका रेलवे से रिलेटेड और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है पाइपलाइन पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ए न्यू अराइवल है बेटा ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन में क्या है न्यू अराइवल है इसमें ट्रांसपोर्टेशन के मैप में न्यू अराइवल है इन द पास्ट देयर वर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू सिटीज एंड इंडस्ट्री देयर वर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट इन द पास्ट में इसमें क्या ट्रांसपोर्ट किया जाता था बेटा इंडस्ट्रीज को वाटर किया जाता था सिटीज और इंडस्ट्रीज को वाटर सप्लाई किया जाता था नाउ दीज आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस टू रिफाइनरीज को या फर्टिलाइजर को फैक्ट्रीज को और बिग थर्मल पावर प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करने जाने लगे बेटा क्रूड ऑयल हो गया पेट्रोलियम हो गया प्रोडक्ट्स हो गए और जैसे ऑयल हो गए ये सारी चीजें हम अब उनको ट्रांसपोर्ट करने लगे हैं सॉलिड्स कैन आल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइन व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्लरी जब स्लरी में कन्वर्ट हो जाता है तो सॉलिड्स को भी हम क्या कर देते हैं बेटा ट्रांसपोर्ट कर देते हैं और स्लरी है ना अपने साथ क्या लेके चली जाती है सॉलिड्स को भी अपने साथ लेके चली जाती है द फार इनलैंड लोकेशन ऑफ रिफाइनरी लाइक बरौनी मथुरा पानीपत कौन कौन सी बेटा पाइपलाइन रिफाइनरी जो कौन सी बरौनी मथुरा और पानीपत एंड गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट्स could be thought of only because of pipelines बेटा ये सिर्फ किसकी वजह से डेवलप हुआ बेटा क्या बोला बरौनी मथुरा और पानीपत को किसने डेवलप किया है बेटा फर्टिलाइजर प्लांट्स ने इंडिया कोस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइंस इज हाई बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल्स बेटा ये सब्सिक्वेंट है बेटा जो मिनरल के कॉस्ट लेकिन केवल एक बार तो ज्यादा स्टार्टिंग में जब आप पाइपलाइन को बिछाते हैं ना तो एक टाइम पे तो आपके पैसे ज्यादा लगते हैं लेकिन उसके बाद ही इजी एक्सेस हो जाता है और आपका ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा होता है बिल्कुल जीरो हो जाता है क्या हो जाता है बिल्कुल जीरो हो जाता है तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं रनिंग कॉस्ट आर मिनिमम तो जो इनका रनिंग कॉस्ट है ना वो क्या है बेटा वो तो है बेटा मिनिमल लेकिन लेइंग पाइपलाइन का कॉस्ट बिल्कुल है बेटा क्या है वही है बेटा तो एक बार तो पैसे आपको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं टूल्स और ट्रांसमिशन प्रोसीजर डिले से हम क्या हो जाते हैं बच जाते हैं दे आर इम्पोर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री कुछ इम्पोर्टेंट नेटवर्क है जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन के हैं कंट्री में वो क्या क्या है बेटा ऑयल फील्ड इन अपर असम टू कानपुर वाया गुवाहाटी बरौनी एंड इलाहाबाद ऑयल फील्ड जो है ना बेटा आपका अपर असम टू कानपुर कौन सा बोला बेटा अपर असम से लेके और कहाँ तक बेटा कानपुर तक और वाया कहाँ बीच में क्या क्या आएंगे बेटा गुवाहाटी बरौनी और इलाहाबाद बीच बीच में आएंगे आपके बीच में कौन कौन से आएंगे बेटा बीच में आएंगे आपके गुवाहाटी गुवाहाटी के अलावा आएगा बेटा आपका बरौनी बरौनी के साथ साथ आपका आएगा इलाहाबाद क्या आएगा आपका ब्रांचेस फ्रॉम बरौनी टू हल्दिया हल्दिया और ये देखो अलग अलग एरिया दे रखे हैं अलग एरिया में क्या बेटा सॉरी ये आपका पता नहीं थोड़ा सा आगे हो गया एक बार मैं आपको वहां तक पहुंचा देता हूँ बेटा सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस सॉरी बेटा ये कुछ आपका ज्यादा ही जल्दी चल रहा है एक मिनट बस एक मिनट दीजिए मुझे तब ठीक हो जाएगा हाँ फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर असम टू कानपुर और वहां से बेटा कहाँ पे वाया गुवाहाटी बरौनी एंड इलाहाबाद उसके बाद ब्रांचेस फ्रॉम बरौनी टू हल्दिया बरौनी से कहाँ जाती है बेटा हल्दिया और वाया राजबंद राजबंद टू मोरीग्राम एंड गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी देखो कैसे ये नेटवर्क सा फैल गया है नेटवर्क सा कैसे फैल गया है जैसे पाइपलाइन जो है आपकी पाइपलाइन जैसे यहाँ पे क्या है असम है
असम से कहाँ जाती है बेटा, ये आपकी कानपुर जाती है। असम से कहाँ जाती है, कानपुर। और बीच में क्या आती है बेटा, बीच में क्या आती है बेटा आपकी, एक तो आपकी आती है बेटा गुवाहाटी, गुवाहाटी के साथ आती है आपकी बरौनी, आती है आपकी बरौनी और फिर गुवाहाटी आती है। अब ये क्या बोल रहा है, अब बरौनी से आती है हल्दिया, बरौनी से कहाँ चली जाती है बेटा, ये हल्दिया चली जाती है। और हल्दिया वाया रास्ते में क्या आता है, राजबंद आता है, क्या आता है बेटा, राजबंद रास्ते में आता है। और राजबंद से कहाँ चली जाती है बेटा, इस राजबंद से कहाँ चली जाती है, मौरीग्राम चली जाती है। और गुवाहाटी से कहाँ चली जाती है बेटा, ये सिलीगुड़ी चली जाती है। तो ये भी इसकी ऐसे ब्रांचेज हो सकती है। आगे से स्टॉप कर दीजिए तो गुवाहाटी से कहाँ चली जाएगी, सिलीगुड़ी। बरौनी से कहाँ चली जाएगी बेटा, हल्दिया को स्टॉप कर दीजिए तो बरौनी से कहाँ चली जाएगी, मौरीग्राम में चली जाएगी। तो इस तरीके से ये सारी की सारी हमारी चल सकती है। फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब एंड वाया वर्मिया मथुरा इन दिल्ली एंड सोनभद्र। अब सल्याया से गुजरात से कहाँ पे बेटा, जालंधर पंजाब, और कहाँ से होती हुई, बर्मिंघम मथुरा और दिल्ली एंड सोनीपत से होती हुई ये पाइपलाइन आपकी जाती है बेटा। जैसे सलाया से कहाँ जाती है, जालंधर, सलाया से गुजरात टू जालंधर इन पंजाब वाया फरीन। रास्ते में क्या क्या आएंगे बेटा, पंजाब में जाते के टाइम पे क्या क्या आएंगे बेटा, पंजाब वाया बरगाम, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत आएंगे। इट हैज ब्रांचेस टू कनेक्ट कोयली नियर चक्सू एंड अदर प्लेसेस। तो इसकी ब्रांचेज में जो कनेक्ट करते हैं किसको, कोयली को नियर वडोदरा गुजरात, चक्सू एंड अदर प्लेसेस को। गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजीरा इन गुजरात कनेक्ट जगदीशपुर। हजीरा से कहाँ पे जाती है बेटा, जो कि आप मैप में देख सकते हो। हजीरा से कहाँ जाती है बेटा, ये सीधी कहाँ पे जाती है, जगदीशपुर में जाती है। इट हैज ब्रांचेस टू कोटा इन राजस्थान, शाहजहानपुर, बरवाला और अदर प्लेसेस में इसकी क्या बेटा, कोटा है। अनदर पाइपलाइन फ्रॉम कोयली गुजरात, गुजरात में क्या बेटा, कोयली, उससे कहाँ पे जाती है बेटा, मथुरा में जाती है, जैसा कि आपको मैप में दिख रहा है, कोयली से मथुरा में चली जाती है। ये था आपका बेटा नेशनल रेलवेज के बारे में बातें पढ़ी और हमने पाइपलाइन के बारे में। अब जैसे इसको जरूर पढ़नी है बेटा, इसका आगे जब आएंगे तो इसके हम कुछ रिवीजन जरूर करेंगे, जो कि आपका पिछली क्लास से रिलेटेड होगा। तो आज की सेशन में इतना ही। तो ये था आपका चैप्टर लाइफ लाइन्स ऑफ ए नेशनल इकोनॉमी, और ये थी आपकी रेलवेज एंड पाइपलाइंस। थैंक यू वेरी मच टू अटेंड दिस सेशन। वेरी नाइस।